एनसीईआरटी मंथना में आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझ रहे हैं एनसीईआरटी और दूसरे भरोसेमंद स्रोतों के जरिए। पिछली बार हमने जहांगीर पर बात की थी और आज हम मुगल बादशाह शाहजहां के दौर पर एक गहरी नजर डालेंगे। कोशिश रहेगी कि उनके तख्त तक पहुंचने से लेकर उनके आखिरी दिनों तक सब कुछ कवर हो, मतलब उनका उत्थान पतन, उनकी नीतियां, प्रशासनिक, धार्मिक, खासकर हिंदुओं को लेकर क्या रवैया था, और सुधार, ताकत, कमजोरी, बहुविवाह का मुद्दा। और हाँ, उनकी कला और वास्तुकला तो है ही बेमिसाल। उससे जुड़े कलाकार, शिल्पकार, वो सब भी। जी, और ये चर्चा यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिहाज से भी अहम होगी। मतलब एमसीक्यूज के लिए फैक्ट्स और मेंस के लिए विश्लेषण, दोनों पर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शाहजहां का शुरुआती जीवन, नाम तो खुर्रम था, है ना? जी हाँ, शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, 1592 लाहौर में जन्म, पिता जहांगीर और माँ राजपूत राजकुमारी जगत गोसाई। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि खुर्रम नाम मतलब खुशी देने वाला, ये दादा अकबर ने रखा था और उनकी परवरिश ज्यादातर अकबर की पहली पत्नी रुकैया सुल्तान बेगम ने की। ओह, ऐसी कोई वजह? हाँ, एक कहानी है कि रुकैया बेगम को कोई भविष्यवाणी हुई थी कि वो भविष्य के बादशाह की परवरिश करेंगी। शायद इसीलिए उन्होंने खुर्रम को गोद लिया। खुर्रम ने भी शुरू में जहांगीर का साथ दिया था जब उनके भाई खुसरो ने बगावत की थी। और उनकी तालीम? उसमें जंग की कला, शायरी, संगीत और हाँ, हिंदी साहित्य भी शामिल था। उनकी फौजी काबिलियत तो जल्दी दिख गई थी। मेवाड़ वाला किस्सा। बिल्कुल, 1614-15 में मेवाड़ के राणा अमर सिंह को झुकाने में उनका बड़ा रोल था। इससे उनका रुतबा बढ़ा, मनसब रैंक तेजी से ऊपर गया। मनसब रैंक बढ़ा मतलब दरबार में और सेना में उनका ओहदा। 1617 तक तो वो 30,000 जात और 20,000 सवार के मनसबदार बन गए थे। और फिर दक्कन में फौजी कामयाबी में उसी के बाद शाहजहां का खिताब मिला। जी हाँ, 1617 में जहांगीर ने उन्हें शाहजहां यानी दुनिया का राजा का खिताब दिया। दरबार में एक खास सिंहासन भी मिला। लेकिन तख्त मिलना इतना आसान नहीं था, नूरजहां का मसला था। हाँ, उनकी सौतेली माँ नूरजहां अपने दामाद शहरयार मिर्जा को बादशाह बनाना चाहती थीं। इसी चक्कर में शाहजहां को दक्कन भेज दिया गया। जहां उन्होंने बगावत कर दी। जी, 1622 में बिलोचपुर में हारे, उदयपुर भागे, फिर बंगाल पहुंचे। महाबत खान ने बगावत तो दबा दी, लेकिन जहांगीर की मौत के बाद? हाँ, 1627 में जब जहांगीर गुजरे तो शाहजहां ने फौरन अपने ससुर आसफ खान की मदद ली, लाहौर में शहरयार को हराया और बादशाह बन गए। जनवरी 1628 में आगरा में खुद को बादशाह घोषित किया। ताजपोशी फरवरी में हुई, पर तख्त पक्का करने के लिए उन्होंने कई लोगों को मरवा दिया। शहरयार अपने भतीजे भाई नूरजहां को कैद कर दिया। तो ये मुगल सिस्टम की सच्चाई थी, काबिलियत भी और खून खराबा भी। बिल्कुल, काबिलियत, फौजी जीत जरूरी थी, पर भाइयों की लड़ाई तो जैसे रस्म ही थी, जो बाद में शाहजहां के बेटों के बीच भी हुआ। उन्होंने हुकूमत कितने साल की? करीब 30 साल, 1628 से 1658 तक। उपाधियां भी बड़ी लंबी चौड़ी ली, साहिब किराने सानी, जिले इलाही, ईश्वर की छाया। जी। उनके वक्त में मुगल सल्तनत अपने उरूज पर मानी जाती है। फौज तो बहुत बड़ी थी, 9 लाख से ज्यादा पैदल और तोपची, करीब 1.25 लाख घुड़सवार। और राजधानी भी बदली। हाँ, 1648 में आगरा से दिल्ली ले गए, नाम रखा शाहजहानाबाद। इस दौर को तैमूरी पुनर्जागरण भी कहते हैं। फारसी और हिंदुस्तानी कल्चर का मेल, दरबारी शानो शौकत तो बेमिसाल थी। लेकिन खर्चे का क्या? वही दिक्कत थी। 1640 आते आते लड़ाइयों और इमारतों पर इतना खर्च होने लगा कि खजाने पर दबाव साफ दिखने लगा था। सिक्के तो खैर स्टैंडर्ड थे, सोने की मोहर, चांदी का रुपया, तांबे का दाम। परिवार की बात करते हैं। मुमताज महल। हाँ, उनकी माँ जगत गुसाई थी। पत्नियां तो कई थीं, अक्सर सियासी वजहों से, जैसे फारिस की कंधारी बेगम, पर सबसे खास उनकी सलाहकार वो अर्जुमंद बानो बेगम ही थी, जिन्हें हम मुमताज महल कहते हैं। आसिफ खान की बेटी नूरजहां की भतीजी। जी, उनका शाहजहां पर बहुत असर था। वो दीवान की बैठकों में भी रहती थीं। शाही मुहर मतलब हुक्म जारी करने वाली मुहर, वो उनके पास रहती थी। और उनकी मौत? हाँ, काफी दुखद। हाँ, 1631 में बुरहानपुर में अपनी 14वीं औलाद गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त करीब 30 घंटे की पीड़ा के बाद इंतकाल हो गया। पहले वहीं दफनाया, फिर आगरा लाके ताजमहल में। शाहजहां के कुल 17 बच्चे थे शायद। जी, जिनमें से मुमताज से 7 बड़े हुए। सबसे बड़ी जहांरा बेगम, जो मुमताज के बाद पादशाह बेगम बनी, बहुत प्रभावशाली थी। दारा शिको। हाँ, दारा शिको, जिन्हें शाहजहां वारिस मानते थे। बड़े विद्वान थे, उपनिषदों का फारसी तर्जुमा किया।
फिर शाह शुजा, बंगाल के सूबेदार, रोशन आरा बेगम, जो बाद में औरंगजेब के साथ थी। और औरंगजेब खुद, जी औरंगजेब, जो अगले बादशाह बने। मुराद बख्श गुजरात के सूबेदार थे और सबसे छोटी गौरा बेगम। तो परिवार में भी अलग अलग खेमे थे। बिल्कुल। दारा और जहांआरा की सोच उदार थी, जिसका असर शायद शाहजहां पर भी पड़ा, लेकिन भाइयों की दुश्मनी ने आगे चलकर सब बिगाड़ दिया। प्रशासन में क्या खास था शाहजहां के दौर में? उन्होंने सिस्टम को और सेंट्रलाइज मतलब केंद्रीकृत करने की कोशिश की। दीवान यानी परिषद को सुधारा, जहां मुमताज भी आती थीं। दरबारी अदब बदला। सिजदा की जगह? हाँ, सिजदा की जगह चाहर तस्लीम, 4 बार झुककर सलाम और जमीन बोस, जमीन चूमना, ये शुरू किया। मनसबदारी सिस्टम में अफसरों की गिनती बहुत बढ़ गई थी, ऐसा सुना है। हाँ, अमीर उमरा की तादाद करीब 4 गुना बढ़ गई। इससे जागीरदारी संकट खड़ा हुआ। मतलब अफसरों को तनख्वाह के बदले देने के लिए जागीरें कम पड़ गईं, तो उसको संभालने के लिए कुछ तरीके निकाले, जैसे मंथली स्केल पर तनख्वाह देना या फिर ओहदा कम किए बिना जरूरी घुड़सवारों की संख्या घटा देना, अगर जागीर से आमदनी कम हो। अच्छा, और धार्मिक मामलों का मुखिया कौन था? वो सद्र उस सुदूर होता था। वही दान दक्षिणा जैसे वजीफा या मदद माश का इंतजाम देखता था। आसफ खान शुरुआती वजीर थे। सूबों का इंतजाम कैसा था? कोई नई चीज? सल्तनत सूबों में बटी थी। सूबे के नीचे सरकार, फिर चकला, ये एक नई यूनिट थी, कई परगुनों को मिलाकर, और गांव को महल या मौजा कहते थे। जिला लेवल पर कौन थे मुख्य अफसर? फौजदार, जो कानून व्यवस्था देखता था, और अमल गुजार, जो लगान वसूलता था। और औरंगजेब, मुराद बख्श जैसे शहजादे बड़े सूबों के गवर्नर रहे हैं। और हाँ, उनका मशहूर तख्ते ताऊस, मयूर सिंहासन, वो भी इसी दौर में बना। तो कह सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन तो बढ़ा, पर शायद दूर के इलाके। हाँ, शायद खुद को थोड़ा अलग महसूस करने लगे, और बढ़ती ब्यूरोक्रेसी ने खजाने पर बोझ तो डाला ही। इतनी बड़ी फौज, इतनी इमारतें, पैसा कहाँ से आता था? लगान व्यवस्था क्या थी? दबाव तो जाहिर है खजाने पर बहुत था। अकबर वाली जब्त प्रणाली चलती रही, जिसमें जमीन नाप कर लगान तय होता था, पर जागीरें कम थीं, तो नकद तनख्वाह की जरूरत बढ़ी। आमदनी के और क्या जरिए थे? बंगाल जीता तो 40 लाख रुपए मिले। गुजरात में ईसा तरखान ने लगान सुधारे। कोली कबीलों से सालाना नजराना तय हुआ। लेकिन करों में हिंदुओं के लिए कुछ बदलाव हुआ था? हाँ, एक बड़ा और कह सकते हैं विवादित कदम था। हिंदुओं पर कस्टम ड्यूटी 2 गुनी कर दी, 5%, जबकि मुसलमानों के लिए खत्म कर दी। और धर्म बदलने पर? जो हिंदू इस्लाम कबूल करते, उन्हें नकद इनाम, वजीफा, तोहफे दिए जाते थे। लगान अमल गुजार वसूलते थे, और मदद माश जैसे दान सद्र देखता था। तो राजस्व बढ़ा, शान शौकत बढ़ी, पर हिंदुओं में नाराजगी बढ़ी। ये अकबर की सुलह कुल नीति से बिल्कुल अलग था। दक्कन जीतने से पैसा आया, पर लड़ाइयों में भी खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा, शायद 20-30% सालाना खर्च हो जाता था। धार्मिक नीतियों पर आते हैं। शाहजहां कैसे मुसलमान थे? सुन्नी हनफी मुसलमान थे। अकबर और जहांगीर से ज्यादा रूढ़िवादी, पर औरंगजेब जितने कट्टर नहीं। उन्होंने इस्लामी त्योहार जैसे ईद, शबे बारात को दरबार में फिर से धूमधाम से मनाना शुरू किया। उलेमा, सूफियों को दान दिया, मीरे हज भी नियुक्त किया। लेकिन गैर मुसलमानों, खासकर हिंदुओं के लिए नीतियां क्या थीं? क्या ये सच है कि मंदिर तोड़े गए? देखिए, स्रोतों को निष्पक्ष रूप से देखना होगा। उनके शासन के शुरुआती दौर में नए हिंदू मंदिर बनाने पर रोक लगी। तीर्थ यात्रा टैक्स भी फिर लगाया गया, हालांकि थोड़े वक्त के लिए। और मंदिर तोड़ने की बात? उनके दरबारी इतिहास बादशाह नामा में लिखा है कि बनारस में 76 मंदिर गिराए गए। 1635 में आगरा का पुर्तगाली चर्च भी गिराया। ईसाई पादरियों को धर्म बदलवाने से रोका। एक मकराना शिलालेख है 1651 का, जो निचली जाति के हिंदुओं को ऊंची जाति वालों के साथ कुएं इस्तेमाल करने से रोकता था। औरंगजेब ने भी गुजरात में? हाँ, जब औरंगजेब गुजरात का सूबेदार था, उसने 1644 में अहमदाबाद का चिंतामणि जैन मंदिर तोड़वाया। सिखों के गुरु हरगोबिंद के खिलाफ भी फौजी कार्रवाई हुई। तो शुरू में काफी सख्ती थी, क्या बाद में कुछ बदलाव आया? लगता तो है। बाद के सालों में उन्होंने कविंद्राचार्य सरस्वती जैसे हिंदू विद्वानों को संरक्षण दिया। बेटे दारा शिकोह ने तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया। हिंदू मुस्लिम दर्शन में समानताएं ढूंढी। शाहजहां ने भी फारसी में लिखे हिंदू ग्रंथों को बढ़ावा दिया। तो ये उतार चढ़ाव क्यों?
शायद शुरू की सख्ती नक्शबंदी सूफियों के असर से हो, बाद की नरमी दारा शिकोह और जहां आरा के प्रभाव से, लेकिन शुरुआती कदमों ने राजपूतों सिखों को नाराज किया, अकबर की नीति को कमजोर किया। मंदिर गिराने की घटनाएं चाहे कम हो, पर वो सहिष्णुता से हटने का संकेत तो थी ही। फौजी मुहिम्मों की बात करें, दक्कन में तो काफी कामयाबी मिली। हाँ, दक्कन में अहमदनगर सल्तनत को 1636 तक पूरी तरह खत्म कर दिया। बीजापुर गोलकुंडा को अपनी बादशाहत मानने पर मजबूर किया। बुंदेलों से भी लड़े। उत्तर पश्चिम में क्या हुआ? कंधार पे 1638 में कब्जा तो किया, लेकिन मध्य एशिया में बल्ख और बदख्शां की मुहिम बहुत महंगी पड़ी और नाकाम रही। नतीजा ये हुआ कि 1649 में फारसियों ने कंधार वापस ले लिया। शाहजहां ने 3 बार कोशिश की उसे वापस लेने की, पर फेल रहे। पुर्तगालियों और सिखों से भी पंगा लिया। जी, 1641 में पुर्तगालियों को हुबली से भगा दिया। टैक्स चोरी, गुलामों का धंधा, दुश्मनों की मदद, ये सब वजहें थीं। सिखों से गुरु हरगोबिंद के वक्त लड़ाइयां हुईं। गुजरात के कोली विद्रोहियों को भी दबाया। तो दक्कन नीति सफल रही, पर उत्तर पश्चिम में नाकामी। हाँ, दक्कन में स्थिरता आई। करीब 40-50 साल शांति रही, लेकिन बल्ख और कंधार की मुहिमों ने खजाना खाली कर दिया। कहते हैं करोड़ों रुपए बर्बाद हुए। इससे अंदरूनी सुधारों पर असर पड़ा और शायद यही पतन की शुरुआत थी। और अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए शाहजहां अमर हो गए, उनकी इमारतें, मुगल आर्किटेक्चर का सुनहरा दौर। बिल्कुल, क्या स्टाइल था! एकदम सिमेट्रिकल डिजाइन, सफेद संगमरमर का बेहिसाब इस्तेमाल, वो कीमती पत्थरों की जड़ाई, पिएत्रा ड्यूरा और ईरानी हिंदुस्तानी स्टाइल का क्या गजब का मेल था। आर्किटेक्ट कौन थे मुख्य? उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा का नाम सबसे ज्यादा आता है। कहते हैं इमारतें बनवाने का जुनून था शाहजहां को। कुल खर्च शायद 5 करोड़ से भी ज्यादा हुआ होगा। ताजमहल, उसके बारे में कुछ खास बताएं। ताजमहल 1632-53, मुमताज का मकबरा, यमुना किनारे, पूरा सफेद संगमरमर, 73 मीटर ऊंचा, डबल डोम है। 4 मीनारें हैं जो हल्की सी बाहर झुकी हैं ताकि भूकंप आए तो मकबरे पर ना गिरें। दीवारों पर कुरान की आयतें और वो पिएत्रा ड्यूरा का काम लाजवाब है। कितने लोग लगे, कितना खर्चा हुआ? करीब 20,000 कारीगर और खर्च अंदाजन 3.2 करोड़ रुपए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उस्ताद अहमद लाहौरी को ही मुख्य वास्तुकार मानते हैं। और दिल्ली का लाल किला? लाल किला 1639-48 वो शाहजहानाबाद का सेंटर था। लाल पत्थर की दीवारें, अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, जहां मयूर सिंहासन था। जी हाँ, और रंग महल, मोती मस्जिद। दीवाने खास की छत पर वो शेर लिखा है, गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। इस पर करीब 1 करोड़ खर्च हुए। ये भी यूनेस्को साइट है। जामा मस्जिद भी तो उन्होंने ही बनवाई। जी, जामा मस्जिद 1644-58, दिल्ली वाली, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक। लाल पत्थर और संगमरमर, 3 गुंबद, 2 ऊंची मीनारें। आंगन में कहते हैं 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इस पर करीब 10 लाख रुपए लगे। इनके अलावा आगरा किले की मोटी मस्जिद है, लाहौर का शालीमार बाग, सिंध में थट्टा की शाहजहां मस्जिद अपनी नीली टाइलों के लिए मशहूर है। आर्किटेक्चर के अलावा दूसरी कलाएं, पेंटिंग वगैरह? मिनिएचर पेंटिंग अच्छी चल रही थी। विचित्र जैसे पेंटर थे। सचित्र किताबें बनी, जैसे पातशाहनामा। जवाहरात जड़ने का काम भी टॉप क्लास था। साहित्य में लाहौरी का पातशाहनामा, इनायत खान का शाहजहांनामा और दारा शिकोह की रचनाएं अहम हैं। दरबारी शायर कलीन थे। लेकिन इन सब का खर्चा? वही बात है, ये इमारतें मुगल शान की नुमाइश थीं, पर इनकी लागत ने अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त बोझ डाला। संगमरमर लाल पत्थर से कहीं ज्यादा महंगा था। और कला में भी अकबर के दौर वाले हिंदू मोटिव्स कम दिखते हैं, जो शायद बढ़ती रूढ़िवादिता दिखाता हो। एक सवाल जो हमेशा उठता है, क्या शाहजहां का मुमताज के लिए प्यार सच में इतना गहरा था या बस कहानी है? ताजमहल? हाँ, ये सवाल उठता है, लेकिन अगर हम उस दौर के इतिहासकारों को देखें, इनायत खान, लाहौरी, तो वो शाहजहां के गहरे लगाव, मुमताज पर उनकी निर्भरता और उनकी मौत पर उनके बेपनाह गम का जिक्र करते हैं। क्या क्या लिखा है? कि वो 2 साल शोक में रहे, रंगीन कपड़े, संगीत सब छोड़ दिया, दाढ़ी बाल सफेद हो गए, लाखों रुपए खैरात में बांटे। लेकिन उनकी और भी बीवियां थीं। हाँ, बहुविवाह तो उस दौर में आम था।
सियासी ज़रूरतें, वारिसों का सवाल। लेकिन सारे स्रोत मानते हैं कि मुमताज़ ही उनकी सबसे खास मलिका-ए-जहां थीं, सलाहकार थीं। इतिहासकार मानते हैं कि दरबारी रिकॉर्ड, विदेशी यात्रियों के बयान और खुद ताज की बनावट जैसे उसे जन्नत के बाग की तरह डिजाइन करना, ये सब गहरे प्यार की तरफ ही इशारा करते हैं। ये कहना कि ताज किसी अपराध बोध या दिखावे के लिए बना, इसके पुख्ता सबूत नहीं मिलते। विदेश नीति कैसी थी? ईरान से तो झगड़ा चलता रहा। हाँ, ईरान के सफवियों से कंधार को लेकर लड़ाई चलती रही और आखिर में कंधार हाथ से निकल गया। तुर्की के ओटोमन सुल्तानों से रिश्ते अच्छे थे, राजदूत आते जाते थे। यूरोपियन ताकतों से? पुर्तगालियों को तो हुगली से निकाला, डच और अंग्रेजों को सूरत, आगरा वगैरह में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। व्यापार से फायदा तो हुआ, पर इन पर निर्भरता भी बढ़ी। कंधार का जाना उत्तर पश्चिम सीमा के लिए एक बड़ी कमजोरी साबित हुआ। और शाहजहां का अंत? वो तो बड़ा दुखद रहा। 1657 में वो बहुत बीमार पड़ गए। बस फिर क्या था, बेटों में तख्त के लिए जंग छिड़ गई। दारा शिको, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। नतीजा क्या निकला इस जंग का? औरंगजेब सबसे चालाक और कामयाब निकला। उसने पहले मुराद से हाथ मिलाया, फिर मई 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिको को हरा दिया और फिर खुद को बादशाह घोषित कर दिया और अपने पिता शाहजहां को आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया। बेटी जहां आरा उनकी देखभाल के लिए उनके साथ रहीं। कहते हैं वो कैद से ताजमहल देख सकते थे? जी हाँ, औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों दारा, मुराद, शुजा को मरवा दिया और शाहजहां के खर्चीले काम और ये लड़ाइयां सल्तनत की कमर तोड़ दी थी। शाहजहां की मौत कब हुई? करीब 8 साल कैद में रहने के बाद जनवरी 1666 में। 74 साल की उम्र थी। उन्हें बड़ी सादगी से बिना किसी शाही शान शौकत के मुमताज के बगल में ताजमहल में दफना दिया गया। औरंगजेब ने कोई बड़ा जुलूस भी नहीं निकलने दिया। तो उनकी बीमारी ने मुगल सिस्टम की कमजोरी दिखा दी? बिल्कुल। वारिस तय करने का कोई पक्का नियम नहीं था, बस तलवार का फैसला था। औरंगजेब की जीत ने सल्तनत को और रूढ़िवादी बना दिया, जिससे स्वर्ण युग कहते हैं, वो खत्म हो गया। शाहजहां की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें जैसे बल्क की मुहिम सल्तनत के दिवालियापन की बड़ी वजह बनी। तो शाहजहां की विरासत क्या है? कैसे याद करें उन्हें? एक तरफ तो उन्हें आदर्श मुस्लिम बादशाह, उनके दौर को स्वर्ण युग कहा जाता है। ताजमहल जैसी इमारतें आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। व्यापार, संस्कृति फली फूली, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये सांस्कृतिक बुलंदी का दौर था, पर इसी चमक के पीछे आर्थिक तंगी, कमजोर होती पकड़ और ऐसी नीतियां थीं जिन्होंने कई लोगों को नाराज किया। उनकी शानो शौकत और लड़ाइयों ने अनजाने में ही सल्तनत के पतन का रास्ता बना दिया। यह मुगल विरोधाभास है, बाहर से भव्य, अंदर से कमजोर होती हुई। चलिए अब कुछ खास तथ्य दोहरा लेते हैं जो MCQs में काम आ सकते हैं। जी, तो याद रखने वाली बातें हैं। शाहजहां का जन्म 1592 लाहौर में, मौत 1666 आगरा में। शाहजहां का खिताब 1617 में दक्कन जीत के बाद। मुमताज महल की मौत 1631 बुरहानपुर में 14वीं संतान के जन्म के वक्त। राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहानाबाद बदली 1648 में। उत्तराधिकारी की सबसे अहम लड़ाई सामूगढ़ का युद्ध, मई 1658, औरंगजेब और दारा शिको के बीच। औरंगजेब जीता। उत्तराधिकारी की सबसे अहम लड़ाई ताजमहल करीब 1653 में पूरा हुआ, लागत लगभग 3.2 करोड़ रुपए। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार। और वो बादशाहनामा वाली बात, बनारस में 76 मंदिर गिराए गए। तो ये थी शाहजहां के दौर की कहानी, उनकी कामयाबियां, उनकी मुश्किलें और उनके पतन के बीज। हमने देखा कि कैसे एक दौर जो अपनी शान और कला के लिए मशहूर है, उसी शान में कहीं ना कहीं उसके ढलान की शुरुआत भी थी। और हाँ, ये एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, कैसे एक बादशाह का कला और इमारतों के लिए जुनून, जिसने एक तरफ सल्तनत को सांस्कृतिक बुलंदी दी, वही जुनून कहीं ना कहीं उसके खजाने को खाली करने और शायद पतन का कारण भी बना। इतिहास में इस संतुलन को कैसे देखा जाना चाहिए? अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। लाइक करना ना भूलें। भारत का पूरा इतिहास जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। वहाँ आपको भारतीय इतिहास पर साफ और सिलसिलेवार जानकारी मिलेगी। अगली कड़ी तक अलविदा।